आदमी ने 30 साल की मेहनत से 2 करोड़ रुपए जमा किए और फिर उन पैसों से पौंडीचेरी में अपने लिए एक जमीन खरीदी। कुछ दिन बाद पता चला कि जमीन बेचने वाला आदमी फ्रॉड था। उसने नकली पेपर्स दिखाकर जमीन बेची थी और आदमी के सारे पैसे लेकर गायब हो गया। आदमी के पैसे भी गए और जमीन भी। सब कुछ खो देने के बाद आदमी मायूस हो गया। अब दोबारा मेहनत करके पैसे इकट्ठा करना और फिर जमीन खरीदना आसान नहीं था। आदमी ने हार मान ली। उसने गन उठाई, अपने सर पर लगाया, एक लंबी सांस ली और ट्रिगर दबा दिया। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि कर्मा इज ए बूमरैंग। इंसान जो भी करता है उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। तो इस बेचारे आदमी के साथ फ्रॉड करने वाले का क्या होगा, इस कहानी में हम यही देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पौंडीचेरी में एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर का राज था। नाम है ड्रैकुला पांडियन। दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के सामने किसी का भी कत्ल कर देना उसके लिए एक खेल था। उसका बड़ा बेटा है बॉबी ड्रैकुला। ड्रैकुला पांडियन बूढ़ा हो रहा था तो अब उसकी जगह बॉबी ड्रैकुला ले रहा था। वो अपने बाप से भी ज्यादा खतरनाक था। सब लोग उससे डरते थे सिवाय नरसिम्हा के। नरसिम्हा भी एक गैंगस्टर था। वो हर दिन ड्रैकुला पांडियन को धमकी देता रहता था। तो एक दिन बॉबी ने उसका सर काटकर उसके भाई रेड्डी को पार्सल कर दिया। भाई का कटा हुआ सर देखकर रेड्डी का खून खौलने लगा। बदले की आग में उसने कसम खाई कि जब तक वो ड्रैकुला पांडियन का सर काट कर उसके बेटे बॉबी को भेज नहीं देता वो पौंडीचेरी में कदम नहीं रखेगा। कई साल बीत गए लेकिन रेड्डी का बदला अभी भी अधूरा था। दूसरी तरफ हम रीटा को देखते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में मैनेजर है। बहुत मेहनत से काम करती है क्योंकि उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। पापा की मौत हो चुकी है, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है, छोटी बहन पढ़ाई कर रही है और अब ये सब अपनी माँ चेलम्मा के साथ रहती है। रीटा रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तभी उसे अपनी माँ का कॉल आता है। बहन के बेटे का बर्थडे था तो घर पर पार्टी थी। चेलम्मा उसे केक और स्नैक्स लेकर आने के लिए कहती है और फिर उसने कहा कि अपने जीजा जी को भी फोन करके पार्टी में इनवाइट कर लेना। माँ की बात मानकर रीटा अपने शराबी जीजा जी हर्ष को कॉल करती है, पार्टी में इनवाइट करती है। लेकिन हर्ष शराब पी रहा था, वो मना कर देता है। इसके बाद रीटा रेस्टोरेंट में काम खत्म करती है, केक और स्नैक्स खरीद लेती है और सारा सामान लेकर घर आ जाती है। दूसरी तरफ ड्रैकुला पांडियन को एक दलाल लल्लू का कॉल आता है। वो बताता है कि आज उसके पास एक नई लड़की आई है। वो पांडियन को लड़की का फोटो भेजता है। फोटो देखकर पांडियन के मुंह में पानी आ जाता है। वो लड़की के साथ अय्याशी करने के लिए मान जाता है। फिर लल्लू शाम को 7 बजे उसे अड्डे पर बुलाता है। कहता है कि आप चर्च के पास गाड़ी खड़ी कर देना, वहां से पैदल ही आगे से लेफ्ट लेकर 5वें घर में आ जाना, आपको लड़की मिल जाएगी। लल्लू के साथ उस घर में 4 गुंडे भी थे और उनका लीडर था राजू। दरअसल इन चारों गुंडों को रेड्डी ने ड्रैकुला पांडियन को मारने के लिए हायर किया था और उन सब ने लल्लू के साथ मिलकर पांडियन को मारने के लिए एक परफेक्ट प्लान बनाया था कि शाम को पांडियन लड़की के साथ अय्याशी करने के लिए अकेला आएगा, तब ये लोग उसे मार देंगे। राजू भी तुरंत रेड्डी को कॉल करते हैं, कहते हैं कि 5 करोड़ तैयार रखना। वो लोग पांडियन का कटा हुआ सर लेकर आने वाले हैं। रेड्डी भी खुश हो जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज की रात उनके साथ क्या क्या होने वाला है। शाम को पांडियन तैयार होकर घर से निकलता है तभी उसका छोटा बेटा चीता उसके पास आता है। वो बहुत सीधा साधा था तो उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। वो पांडियन से कहता है कि पापा आप अकेले जाकर हर बार एंजॉय करते हो, इस बार मुझे भी साथ ले चलो। पांडियन उसे डांट कर भगा देता है और अकेले ही लड़की से मिलने चला जाता है। चर्च के पास गाड़ी रोकता है, गाड़ी में बैठकर ही माल फूंकता है और फिर पूरे नशे में लल्लू के घर जाने लगता है। नशे में उसे रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था और लल्लू के घर जाने के बजाय गलती से पड़ोस में रहने वाली रीटा के घर में घुस जाता है। रीटा पार्टी की तैयारी कर रही थी। एक अनजान आदमी को घर में देखकर रीटा डर जाती है, पूछती है कि तुम कौन हो। माँ भी किचन से बाहर आती है, हाथ में कुकर का ढक्कन था और अब दोनों माँ बेटी मिलकर पांडियन पर चिल्लाने लगती हैं कि तू है कौन और बिना पूछे घर में कैसे घुस गया। पांडियन नशे में था। वो रीटा को ही धंधे वाली लड़की समझ लेते हैं, लेकिन रीटा चिल्ला रही थी तो पांडियन उसे चुप कराने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेता है। बेटी को खतरे में देखकर माँ कुकर का ढक्कन उसके सर पर मार देती है। पांडियन नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। माँ बेटी दोनों घबरा जाती हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि मरने वाला है कौन। तभी दोनों बहनें भी घर वापस आ जाती हैं। शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर पांडियन की लाश देखते ही बड़ी बहन डर जाती है। घर वालों को पांडियन के बारे में बताती है, कहती है कि इसका एक बेटा है बॉबी ड्रैकुला।
अगर उसे पता चल गया तो हम सबको मार डालेगा। घर वाले और भी डर जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। माँ ने कहा चलो पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। रीटा उन्हें रोक लेती है, बताती है कि उनके थाने का इंस्पेक्टर है कामराज। वो बहुत ही बड़ा रिश्वतखोर और बेईमान पुलिस वाला है। कुछ महीने पहले कामराज बीच सड़क पर एक आदमी की पिटाई कर रहा था। तब रीटा ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसकी वजह से कमिश्नर ने कामराज को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। रीटा बताती है कि कामराज अब ड्यूटी पर वापस आ चुका है और उससे बदला लेने के लिए मौके का इंतजार कर रहा है। तो इस हालत में ये लोग पुलिस के पास भी नहीं जा सकते थे। घर में पार्टी भी थी, पड़ोसियों के आने का समय भी हो चुका था। रीटा कहती है कि पहले लाश को दूसरे कमरे में छुपा देते हैं, पार्टी खत्म होने के बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। दूसरी तरफ राजू के आदमी शुरू से ही पांडियन का पीछा कर रहे थे और उन लोगों ने रीटा की माँ को पांडियन को मारते हुए देख लिया था। प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो लोग रेड्डी को पांडियन का कटा हुआ सर नहीं देंगे तो रेड्डी उन्हें पैसे भी नहीं देगा। तो अब कैसे भी करके उन्हें पांडियन की लाश को चुराना था। वो लोग घर के बाहर पार्टी खत्म होने का इंतजार करते हैं, तभी उन्हें रेड्डी का कॉल आता है। राजू उसे बताता है कि उसने पांडियन को मार दिया है, कल सुबह आकर लाश ले जाना। सुनकर रेड्डी खुशी के मारे नाचने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हारे 5 करोड़ लेकर आ रहा हूँ, तुम उसका सर काट कर तैयार रखना। 5 करोड़ के बारे में सुनकर राजू के आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर थोड़ी देर में पार्टी खत्म होती है, सारे मेहमान चले जाते हैं और फिर रीटा फैमिली को अपना प्लान बताती है। छोटी बहन के नीट का एग्जाम था। रीटा कहती है कि आज रात के लिए हम इस लाश को घर के फ्रिज में छिपा देते हैं, कल सुबह एक सेकंड हैंड कार खरीदेंगे, डिग्गी में लाश को रख देंगे और छोटी को एग्जाम दिलवाने के बहाने दूसरे शहर जाएंगे। रास्ते में जंगल पड़ता है तो सही जगह देखकर कहीं पर लाश को फेंक देंगे। सबको लगता है कि प्लान तो बढ़िया है, लेकिन बाहर किलर गैंग उनका पूरा प्लान सुन लेता है, जिसके बाद राजू अपने साथियों से लाश चुराने के लिए तैयार रहने को कहता है। तभी उसे दलाल लल्लू का कॉल आता है। वो राजू से अपने हिस्से के पैसे मांग रहा था। तो राजू कहता है कि अभी तक मुझे भी पैसे नहीं मिले हैं, तो मैं तुम्हें कहां से दे दूंगा, एक बार काम पूरा हो जाने दो, फिर सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन लल्लू को उसके ऊपर भरोसा नहीं था, तो राजू उसे हार्बर पर मिलने के लिए बुलाता है। अपने आदमियों के साथ लल्लू को मारने का प्लान बनाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग हार्बर पहुंचते हैं, राजू का राइट हैंड स्वामी कहता है कि तुमने रेड्डी के साथ 5 करोड़ की डील की है और हमें सिर्फ 5 लाख दे रहे हो। वो बाकी 2 लड़कों के साथ मिलकर राजू को गोली मार देता है। फिर स्वामी रेड्डी को कॉल करके कहते हैं कि मैंने तुम्हारे आदमी राजू को मार दिया है और अब अगर तुम्हें ड्रैकुला का सर चाहिए तो बदले में तुम्हें वो 5 करोड़ मुझे देने होंगे। रेड्डी को बस पांडियन का कटा हुआ सर चाहिए था, चाहे वो कोई भी दे। तो रेड्डी उसकी बात मान जाता है। अब इधर स्वामी अपने साथियों के साथ लल्लू को भी मारने के लिए हार्बर पर इंतजार करने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि लल्लू पास में ही छुपा हुआ था और उसने सब कुछ देख लिया था। उसे समझ में आ गया था कि अगर उनके सामने आया तो उसका भी टिकट कट जाएगा, तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी लल्लू नहीं आता तो स्वामी और उसके साथी वापस रीटा के घर जाने लगते हैं। रास्ते में एक बार पर ड्रिंक करने के लिए रुकते हैं, तभी इंस्पेक्टर कामराज बार पर रेड मारने के लिए आ जाता है। स्वामी और उसके साथियों को भी पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है। इधर सुबह होते ही बॉबी को पता चल जाता है कि उसके पापा पांडियन गायब हैं। वो अपने आदमियों से पांडियन को ढूंढने के लिए कहते हैं। फिर वो कामराज को कॉल करके बताते हैं कि उसके पापा गायब है और उससे अपने पापा को ढूंढने के लिए कहता है। कामराज भी काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ रीटा एक कार डीलर के पास जाती है, एक सेकंड हैंड ब्लैक होंडा सिटी कार खरीद लेती है। घर आती है, सब लोग मिलकर ड्रैकुला पांडियन की लाश को एक बड़े से बैग में डालते हैं, उसे कार की डिग्गी में रख देते हैं। अब वो चारों पांडियन की लाश को जंगल में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में स्वामी पुलिस वालों से माफी मांग रहा था कि सर हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। तब गुस्से में स्वामी अपने साथियों के साथ पुलिस वालों को ही मारने लगता है और उनके साथ वहां से भाग जाता है। फिर वो रेड्डी को कॉल करके कहते हैं कि 1 घंटे में हम पांडियन का कटा हुआ सर लेकर आ रहे हैं, बस तुम पैसे तैयार रखना। और फिर ये लोग रीटा के घर जाने लगते हैं। इधर कामराज ने पांडियन का फोन ट्रैक करके उस आदमी का पता लगा लिया था जिसने पांडियन का फोन चुराया था। बॉबी उनकी पिटाई करता है। तब ये दोनों बताते हैं कि उन्होंने पांडियन का फोन और उसकी
गाड़ी दोनों चुराई थी। और ये वही आदमी है जिसने सुबह सुबह रीटा को कार बेची थी। मतलब रीटा के पास जो गाड़ी है वो असल में पांडियन की है। उसका नंबर प्लेट चेंज करके एक फेक नंबर प्लेट लगाया गया है। अब रीटा का नाम सुनते ही कामराज खुश हो जाता है। वो बॉबी से कहता है कि तुम उस दलाल लल्लू को ढूंढो, रीटा को मैं संभाल लूंगा। इसके बाद कामराज भी रीटा को ढूंढने लगता है। इन सब के अलावा पांडियन का छोटा बेटा चीता भी अपने पापा को ढूंढ रहा था। उधर रीटा अपनी फैमिली के साथ पांडियन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा रही थी। ये लोग रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। तभी पीछे से चीता की गाड़ी उनकी कार से टकरा जाती है। ये देखकर रीटा की माँ उनके ऊपर चिल्लाने लगती है। तब रीटा की बड़ी बहन माँ को बताती है कि वो आदमी पांडियन का छोटा बेटा चीता है। सच्चाई जानकर सब लोग घबरा जाते हैं। माँ तो बुरी तरह से डर जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन रीटा उन्हें संभालती है। वो चीता से सॉरी बोलती है। फिर सब लोग चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रीटा जंगल के बीच सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोक देती है और पांडियन की लाश तो जंगल में फेंकने की तैयारी करती है। लेकिन जैसे ही ये लोग डिग्गी खोलने की कोशिश करते हैं, पता चलता है कि पेट्रोल पंप पर जो टक्कर लगी थी उसकी वजह से डिग्गी जाम हो गई है। फिलहाल लाश नहीं निकाल सकते। काफी कोशिशों के बाद भी डिग्गी नहीं खुलती। तब रीटा प्लान बनाती है कि छोटी को उसकी यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के बाद मैकेनिक के पास जाएंगे, डिग्गी खुलवाएंगे और वापस जंगल में आकर लाश को ठिकाने लगा देंगे। जिसके बाद वो छोटी को उसकी यूनिवर्सिटी ड्रॉप करती है और फिर मैकेनिक के पास जाती है। मैकेनिक उनकी डिग्गी खोल देता है और ये लोग फिर से लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। इधर बॉबी अपने आदमियों के साथ लल्लू को ढूंढ रहा था। तभी चीता उसे बताता है कि उसके पापा पांडियन जिस लड़की से मिलने गए थे वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती है। तभी लोग इंस्टाग्राम पर उस लड़की को ढूंढते हैं। लड़की का फोटो देखते ही बॉबी का एक आदमी बताता है कि उसका एक दोस्त है सिलोन बाबू, वो इस लड़की को जानता है। जिसके बाद बॉबी उस सिलोन बाबू को पकड़ लेता है, उसे उल्टा लटका कर उससे लड़की के बारे में पूछता है। तो डर के मारे सिलोन बाबू उस लड़की का नंबर दे देता है। बॉबी उसे कॉल करता है। लड़की और लल्लू दोनों साथ में नेपाल भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बॉबी की आवाज सुनते ही डर के मारे लल्लू की पैंट गीली हो जाती है। वो बॉबी को सब कुछ बता देता है कि कैसे रेड्डी ने उसके पापा को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन उसके घर जाने के बजाय गलती से पांडियन दूसरे घर में चला गया। वो बॉबी से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, और फोन काट देता है। अब बॉबी भी अपने आदमियों से उस दूसरे घर के बारे में पता करने के लिए कहता है, मतलब कि रीटा के घर के बारे में। इधर रीटा पांडियन की लाश को लेकर जा रही थी। रास्ते में सिग्नल पर वो गाड़ी रोकती है। तभी अचानक न जाने कहां से उसका शराबी जीजा हर्ष वहां पहुंच जाता है, जिसे देखते ही लोग डर जाते हैं। रीटा नहीं चाहती थी कि हर्ष को पांडियन के बारे में कुछ भी पता चले, लेकिन हर्ष जबरदस्ती आकर इनकी गाड़ी में बैठ जाता है। रीटा बहाना करती है, उसे कार से उतारने की कोशिश करती है, कहती है कि वो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं माँ का इलाज करवाने के लिए, लेकिन हर्ष कार से उतरने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार रीटा ना चाहते हुए भी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में ये लोग उल्टा हर्ष को ही पेशेंट बनाकर डॉक्टर के हवाले कर देते हैं कि इस आदमी को कोई खतरनाक बीमारी है, तो आप लोग प्लीज इनको जल्दी से ठीक कर दीजिए। जिस पर डॉक्टर भी हर्ष को पकड़ लेते हैं और रीटा अपनी फैमिली के साथ फिर से जंगल की तरफ जाने लगती है। और इस बार रास्ते में स्वामी उन्हें देख लेता है। वो रीटा को ओवरटेक करके गाड़ी रुकवाता है, बट एट द सेम टाइम इंस्पेक्टर कामराज भी वहां पहुंच जाता है। उसे देखते ही स्वामी और उसके आदमी अपना चेहरा छुपा लेते हैं। इधर कामराज रीटा और उसकी फैमिली को कार सहित पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है। बड़े लंबे इंतजार के बाद कामराज को रीटा से बदला लेने का मौका मिला था। वो रीटा और उसकी फैमिली के ऊपर बहुत सारे झूठे झूठे इल्जाम लगाने लगते हैं। उसकी कार को भी सील कर देता है। रीटा बताती है कि मैंने वो कार डीलर से खरीदी थी, मेरे पास उसके पेपर्स भी हैं, लेकिन कामराज उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो रीटा से कहता है कि अगर तुम्हें जेल नहीं जाना है तो तुम्हारी वजह से मेरी जो बेइज्जती हुई थी उसके बदले मुझे 50 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन रीटा के पास इतने पैसे नहीं थे। रीटा की माँ उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, पैर पकड़ लेती है। तो कामराज कहता है कि अगर पैसे नहीं हैं तो अपनी छोटी बेटी को मेरे पास भेज दो।
ये सुनकर रीटा गुस्से में लाल हो जाती है, कामराज के साथ झगड़ा करने लगती है और कामराज भी गुस्से में उसके पूरे परिवार को जेल में डालने की तैयारी करने लगता है। तभी वहां धुएं वाला आदमी आता है। वो हर जगह पर धुआं मारकर मच्छर भगा रहा था। रीटा इस मौके का फायदा उठाती है, धुएं वाली मशीन छीन कर चारों तरफ धुआं फैला देती है और अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकल जाती है। स्वामी भी अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करने लगते हैं। रीटा को पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। बचने के लिए वो अपनी कार तेजी से भगाती है, लेकिन आखिरकार स्वामी उसे पकड़ ही लेता है। स्वामी उससे कहता है कि देखो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस वो लाश चाहिए। रीटा भी उस लाश से छुटकारा पाना चाहती थी, तो खुशी खुशी लाश देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही स्वामी गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो लाश वहां नहीं थी। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि आखिर सूटकेस गया कहाँ। इसी के साथ हम लल्लू और उस लड़की को भी देखते हैं। ये दोनों शुरू से ही रीटा का पीछा कर रहे थे। इन्हें भी पांडियन की लाश चाहिए थी ताकि रेड्डी से डायरेक्ट डील कर सकें। और जब रीटा अपने जीजा को लेकर हॉस्पिटल के अंदर गई थी तो मौका देखकर इन दोनों ने लाश वाला सूटकेस चुरा लिया था और अब वो सूटकेस लल्लू के पास होता है। वो रेड्डी को कॉल करते हैं, कहता है कि तुम्हें स्वामी को पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पांडियन की लाश मेरे पास है। रेड्डी कंफ्यूज हो जाता है, समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो तुरंत स्वामी को कॉल करता है, कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लल्लू कह रहा है कि लाश उसके पास है, तुम कह रहे हो तुम्हारे पास है, आखिर लाश किसके पास है? स्वामी समझ जाता है कि लाश लल्लू ने चुराई है। वो रीटा और उसकी फैमिली को बंधक बना लेते हैं। अपने एक साथी बाबू को उनकी रखवाली के लिए छोड़ देता है और लल्लू को ढूंढने निकल जाता है। इधर बॉबी अपने पापा को ढूंढने के लिए रीटा के घर जाता है तो घर पर कोई नहीं था। पड़ोस वाले बताते हैं कि वो लोग अपनी छोटी बेटी को एग्जाम दिलवाने गए हैं। इधर लल्लू और वो लड़की रेड्डी का इंतजार कर रहे थे। तभी स्वामी वहां पहुंच जाता है। वो दोनों को गोली मार देता है, पांडियन की लाश को अपने कब्जे में लेता है। फिर वो रेड्डी को कॉल करता है, उसे बताता है कि अब लाश सच में उसके पास है। वो रेड्डी को पैसे लेकर उसकी बताई हुई लोकेशन पर आने के लिए कहते हैं जहां उन्होंने रीटा और उसकी फैमिली को भी बंदी बनाकर रखा हुआ था। स्वामी लाश लेकर उस जगह पर आता है। रीटा कहती है कि तुम्हें तो लाश मिल गई तो अब हमें जाने दो, लेकिन स्वामी कहते हैं कि मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ सकता। अगर तुम लोगों ने पुलिस को बता दिया तो वो अपने साथियों से उन सबको गोली मारने के लिए कहते हैं। और जैसे ही स्वामी का साथी रीटा को गोली मारने वाला था, उसका दूसरा साथी बाबू उसे ही गोली मार देता है। यह देखकर स्वामी शॉक्ड हो जाता है, सोचता है कि बाबू को क्या हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाबू को प्यार हो गया है, वो भी रीटा से। दरअसल जब स्वामी लल्लू को पकड़ने के लिए गया था और बाबू इनकी रखवाली कर रहा था, तब रीटा ने खुद बाबू के पास जाकर उससे बात की थी। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने तुम्हारी आंखों में वो प्यार देखा है और अगर मैं जिंदा बच गई तो हम दोनों शादी कर लेंगे और इन सबसे दूर कहीं आराम से जिंदगी बिताएंगे। तो अब बाबू के मन में शादी के लड्डू फूट रहे थे और इसी चक्कर में वो स्वामी को भी गोली मार देता है, जिसके बाद रीटा पीछे से बाबू के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर वो इंस्पेक्टर कामराज को कॉल करती है, उससे कहती है कि अगर तुम्हें 5 करोड़ चाहिए तो यहाँ आ जाओ। कामराज जल्दी से वहां पहुंच जाता है। पैसों की लालच में सूटकेस खोलता है तो पांडियन की लाश देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसके सामने स्वामी की लाश भी पड़ी हुई थी। रीटा उससे कहती है कि रेड्डी नाम के किसी आदमी ने उन्हें पांडियन को मारने के लिए हायर किया था। पांडियन गलती से मेरे घर में घुस गया तो इन लोगों ने घर में घुसकर पांडियन को मार डाला। फिर मेरी फैमिली को मजबूर किया कि हम सब वो लाश रेड्डी को डिलीवर कर दें। अगर लाश रेड्डी को देंगे तो बदले में रेड्डी उन्हें 5 करोड़ देने वाला है। कामराज उसकी बात सुनकर कन्विंस हो जाता है। वो सबसे पहले बाबू को गोली मार देता है, फिर रेड्डी को कॉल करता है, कहते हैं कि पांडियन की लाश मेरे पास है तो पैसे लेकर यहाँ आ जाओ। रेड्डी परेशान हो चुका था, लेकिन उसे किसी भी हाल में पांडियन का कटा हुआ सर चाहिए था तो आने के लिए मान जाता है। लेकिन इससे पहले कि रेड्डी वहां आता, बॉबी वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर रीटा उसके सामने नाटक करने लगती है। बॉबी को भी वही कहानी सुनाती है जो कामराज को सुनाई थी। फिर वो बॉबी से कहती है कि कामराज ने उन गुंडों को मार दिया और रेड्डी के साथ 5 करोड़ में डील की थी। यह सुनकर बॉबी गुस्से में पागल हो जाता है। वो कामराज को गोली मार देता है। थोड़ी देर में रेड्डी भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो बॉबी के ऊपर हमला कर देता है। दोनों गैंग के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। सारे गुंडे मारे जाते हैं। आखिर में बॉबी रेड्डी को मारने वाला ही था कि तभी रीटा पीछे से बॉबी के सर पर लकड़ी से वार कर देती है। सर पर चोट लगने की वजह से बॉबी की हालत खराब हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर रेड्डी उसे गोली मार देता है। रेड्डी का बदला पूरा हो चुका था। वो बहुत
खुश होता है, रीटा से कहता है कि मेरा बदलाव पूरा हो चुका है। वो नाचते हुए वहां से जाने लगता है। तब रीटा उसके ऊपर गन तान देती है, कहती है कि तुम्हारा बदलाव पूरा हुआ है लेकिन मेरा अभी बाकी है। रेड्डी को कुछ समझ में नहीं आता। तब रीटा उससे कहती है कि 18 साल पहले तुमने एक आदमी को फर्जी पेपर्स दिखाकर 2 करोड़ में एक जमीन बेची थी। जिस आदमी के साथ तुमने वो फ्रॉड किया था वो मेरे पापा थे। यह सुनकर रेड्डी घबरा जाता है। रीटा कहती है कि मैं तो बदला भी नहीं लेना चाहती थी, मैं तो बस अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है और अब जब तुम मेरे सामने आ ही गए हो तो बदला ले लेती हूँ। वो रेड्डी को गोली मार देती है और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।